इलेक्ट्रॉन m mass electron is at infinite distance from न्यूक्लियस। ठीक है, तो m मास का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब ये क्योंकि क्या है इसके पास फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कोलम्बिक फोर्स है। कोलम्बिक फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा? ठीक, अब ये क्या करेगा? कोलम्बिक फोर्स है या इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज को धीरे धीरे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन नाउ due to force of attraction, electron moves towards nucleus up to r रेडियस। ठीक है, यहाँ r रेडियस पर तक ये इस क्या करेगा? इसके चारों ओर, मतलब इस तक जब तक ये घूमने नहीं लग जाएगा, इसके पास आकर के रिवॉल्व नहीं करेगा, ये सर्कुलर पाथ अटेंड नहीं कर लेता जब तक, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस से r डिस्टेंस तक, ठीक है, ये इसका मूवमेंट होगा यहाँ तक इस तरह से। ठीक है, तो ये मूव कर रहा है फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, वो लिख दिया। नाउ ड्यू टू द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस अप टू द आर रेडियस। इस आर रेडियस पर आकर ये क्या करेगा? ड्यू टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी ये रिवॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज कोलम्बिक फोर्स बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस्ड बाय द कोलम्बिक फोर्स। ठीक है, तो ये इसके पास आकर अटैक। तो अब यहाँ पर वहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, हर जगह क्या फोर्स इक्वल रहेगा? ड्यूरिंग विच but during attraction, during this movement, during this process लिख देता हूँ मैं, this process और work कहते हैं इसे, due to this process और work force changes with distance। फोर्स क्या कर रहा है? टाइम डिस्टेंस के साथ चेंज हो। क्यों? देखो, जब वो इनफाइनाइट पर था फोर्स क्या था? मिनिमम। इस पर फोर्स मिनिमम है। जैसे ही ये थोड़ा क्लोज आएगा फोर्स बढ़ जाएगा, और क्लोज आएगा फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आकर के उसका फोर्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू इट्स क्या होता है? इक्वल टू इट्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो उसका वेलोसिटी की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या मान के चलते हैं? एज्यूम करते हैं, लेट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन हैज़ ज़ीरो एनर्जी। ज़ीरो एनर्जी, उसकी ज़ीरो एनर्जी है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो इसका मतलब एक वर्क है। ठीक है, वर्क पोटेंशियल एनर्जी पीई या वर्क, और वर्क कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट वर्क है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्क है, तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कोलम्बिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी आर। ठीक है, डी आर इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये है कोलम्बिक फोर्स। और कोलम्बिक फोर्स आपको पता है क्या होता है? अभी भी लिखवाया था हमने, के जेड ई स्क्वायर, जेड इंटू है, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, अब क्योंकि ये तो क्या है, एक वो
मतलब फिक्स तो है नहीं, यानी कि आपको क्या करना होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू जब नहीं होती हैं, टाइम टू टाइम चेंज होता है, तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। वर्क लिख देता हूँ, या मैंने कहा ना डब्लू भी लिख सकते हो आप इसे। ठीक है, स्मॉल वर्क होगा, डी डब्लू लिख सकते हो आप इसे, या पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। तो इसे फ्रॉम 1 to 2 इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ हमारे पास लिमिट क्या है, लिमिट है हमारी, कहाँ से आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, और कहाँ पर आ रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस से, आर तक आता है। ठीक है, आर नोट लिखना चाहें आर नोट लिख सकते हैं, या आर लिखना चाहें आर लिख सकते हैं। ठीक है, एफ इंटू डी आर है। ठीक है, आप चाहें तो के और जेड को बाहर लिख सकते हैं पहले, या इसे इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि के वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन का सिंबल ही लिखा है। वैसे इंटीग्रेशन किसका होगा, डी आर बाई आर स्क्वायर का होगा, क्योंकि के जेड ई स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो मैं ठीक इसे इस तरह से भी लिख देते हैं, और आपको 1 to 2, ठीक, और इन्फिनिटी टू आर, और सॉरी फिर वही लिख दिया। ठीक है, ये होगा के जेड ई स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये तीनों कांस्टेंट है, ईच में चेंज नहीं है, जेड में चेंज नहीं है, के में चेंज नहीं है, इनमें चेंज नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ किसका है चेंज, डी आर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक, तो अब आप ये जैसे मैंने लिखा है वही लिखेंगे। ठीक, इक्वल टू, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे, और ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना, वहाँ लिखने की जगह। ठीक, तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो आप के जेड ई स्क्वायर, इंटीग्रेशन वैसे आप स्टडी कर चुके होंगे। ठीक है, फिर भी लिख लेते हैं, जहाँ रिक्वायरमेंट है डी आर इंटू आर पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसे क्या लिख सकते हैं, के जेड ई स्क्वायर। ठीक, और -1/r, या इसे क्या लिख सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आर या r-1 लिख सकते हो, जैसे भी आप लिखना चाहो, दोनों में से कोई भी, क्या इफेक्ट पड़ता है उससे। ठीक है, और इन्फिनिटी टू आर। ठीक, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -kz/r। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 1/r माइनस क्या होगा, 1/∞ होगा नेगेटिव का। ठीक है, 1/r माइनस 1/∞, और 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, और वो 0 हो जाएगा तो ये 1/r रह जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइन का रहेगा, नेगेटिव साइन का। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव इसलिए होती है, या टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इसलिए होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या एज्यूम कर रहे हैं। देखो, ये तो हुआ मैथमेटिकली, वाई द इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव एनर्जी इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों लिखी जाती है, ये उसका मैथमेटिकल रीज़न है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। और अगर थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो थियोरेटिकली मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है, लेट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन है ज़ीरो एनर्जी। ठीक है, और इसकी जीरो एनर्जी है, जीरो एनर्जी मीन्स ये है अनस्टेबल। ठीक, अनस्टेबल कंडीशन, बट क्लोज टू न्यूक्लियस it gain stability, so it should have or has, it should has less energy, किससे लेस, देन ज़ीरो, ज़ीरो से लेस होनी चाहिए। ठीक है, लेस एनर्जी देन ज़ीरो, जीरो से कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, याद रखना। तो अगर आपसे कोई थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन पूछता है तो ये थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन।
वाई द इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव एनर्जी इन ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन एटम में नेगेटिव एनर्जी क्यों रखता है, तो उसका ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक, और अगर मैथमेटिकली पूछता है कि वो नेगेटिव वैल्यू क्यों आ गई है, तो मैथमेटिकली आपको समझा दिया है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट कर रहा है, धीरे धीरे अट्रैक्ट कर रहा है, और हर एक टाइम पर थोड़े थोड़े गैप के बाद में फोर्स, मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स इज़ नॉट रिमेन कांस्टेंट, कंटिन्यूसली फोर्स चेंज हो रहा है, और जब कंटिन्यूस चीज़ उसमें चेंज होता है डिस्टेंस, अब तो इसे इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो आप उसे इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट्स। लिमिट हमारे पास क्या है, 1 to 2 हमें पहुंचना है, यानी कि इनिशियल टू फाइनल स्टेज, आप इसे इनिशियल टू फाइनल भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये W हो जाएगा, सिंपल आप इसे डायरेक्ट W भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये वर्क हो जाएगा, वर्क मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, और इन्फिनिटी टू R तक लाना है उसे, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक लेकर आना है, ठीक है, जो कि आपको बताया हुआ ये R डिस्टेंस तक लेकर आना होता है, ठीक है, तो ये मैथमेटिकल है, तो ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जब आप सोल्व करोगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, तो नेगेटिव साइन को रिमूव तो नहीं करेंगे हम इसे, ठीक, तो नेगेटिव है, वैल्यूज़ आ रही है हमारी तो नेगेटिव है, ठीक, तो इससे प्रूव होता है कि उसकी नेगेटिव एनर्जी होगी। अब ये इक्वेशन नंबर क्या लिख देते हैं, 12 लिखा था वहाँ, इक्वेशन नंबर 13 लिख देते हैं, ठीक है, और अब लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 11, 12 एंड 13, ठीक है, तीनों इक्वेशन का यूज़ करते हैं, तो टोटल एनर्जी E टोटल इक्वल टू हाफ mv² प्लस माइनस kz² अपॉन R, हाफ mv² माइनस kze² अपॉन R। अब ये देखिए दोनों अलग अलग टर्म्स में है, वो kz² यानी के जेड वगैरह की टर्म्स में, और ये किसकी टर्म्स में है, ये वेलोसिटी की टर्म्स में है, मास या वेलोसिटी की टर्म्स में, लेकिन इसका कहीं ना कहीं रिलेशन लिखा होगा, हाफ mv² का कहीं पर रिलेशन लिखा होगा कि ये इससे किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है, देखिए कहाँ मिला रिलेशन, ठीक, ये देखिए mv², आप इस इक्वेशन को देखिए, थर्ड इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में mv², तो mv² किसके इक्वल है, R² से यहाँ पर R कैंसिल आउट हुआ, यानी kz² बाई R के इक्वल है mv², ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिख देते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, मैंने लिख भी दिया है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड mv² इक्वल टू क्या होता है, mv² अभी आपको क्या बताया है, kze² अपॉन R के इक्वल है, ठीक है, देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, E टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ mv² की जगह, मतलब mv² की जगह ये पुट कर दिया हमने, तो 1/2 kze² अपॉन R माइनस kze² अपॉन R। तो आप ध्यान से देखेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, ये काइनेटिक एनर्जी अपॉन 2 इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ kze² बाई, ये क्या है, kze² बाई R, kze² बाई R क्या है, ये, और ये हाफ है, हाफ, और ये नहीं, ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी कि इंटू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, ये पूरा टोटल काइनेटिक एनर्जी है हाफ वैल्यू का, और ये फुल वैल्यू का पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, एक तो साइन का रिलेशन है, ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव उसका। और दूसरा क्या रिलेशन है, डबल करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ टोटल वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद अपोजिट साइन, तो साइन अपोजिट होता है एक, और दूसरा मैग्नीट्यूड उसका डबल होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक, अब इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, देयरफॉर ई टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, अब नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, नेगेटिव हाफ kze² अपॉन R, ये है टोटल एनर्जी,
टोटल एनर्जी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 14, ठीक है, ये है। तो ये इसमें आप देखेंगे, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी और ये टोटल एनर्जी फिर वही रिलेशन है उसी तरह का जैसा काइनेटिक एनर्जी का था इसके साथ, लेकिन साइन दोनों का सेम है। अब काइनेटिक एनर्जी देखिए हाफ के जेड स्क्वायर बाय, यानी काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम होती है बट विद अपोजिट साइन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी ई टोटल, यानी नेगेटिव साइन का रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगी और इक्वल टू द टोटल एनर्जी होगी विद टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को सोल्व करना है तो काइनेटिक एनर्जी सोल्व कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी को सोल्व करना है टोटल एनर्जी सोल्व कर लीजिए, सब यानी तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, या एक वैल्यू ये है तो फाइंड आउट द सेकंड वैल्यू, दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, इस तरह के रिलेशन आपसे पूछ लेंगे। अब ये यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर देखेंगे आप रेडियस लिखा हुआ है, रेडियस, और रेडियस की न्यूमेरिकल वैल्यू हमने कहाँ लिखी है, इक्वेशन नंबर 6 में लिखी है। देखिए इक्वेशन नंबर 6 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक, यहाँ करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सामने रख लेते हैं, ठीक है, और लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 6 इंटू इक्वेशन 14। तो इक्वेशन 14 में पुट कर देंगे, ठीक है। मैं दोनों इक्वेशन आपको शो कर देता हूँ। देखिए दोनों इक्वेशन क्या है, ये देखिए, ये इक्वेशन है टोटल एनर्जी माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पर क्या है, आर की वैल्यू है आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हम आर की जगह पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक, यहाँ लिख देते हैं ई टोटल इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो 2 अब बार बार हाफ लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, डिवाइड में लिख देते हैं 2, ठीक है। और ऊपर क्या है, के जेड ई स्क्वायर, और आर की वैल्यू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू है, वहाँ से उठाकर हमने यहाँ पुट कर दी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये टर्म ऊपर चली जाएगी, ये टर्म ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक, डिवाइडेड बाई क्या बचा 2 और एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, ये 2 आ जाएगा, और हाँ, के और के का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जेड और जेड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ई और ई का स्क्वायर तो पहले से ही है, क्या हो जाएगा, 4 पावर हो जाएगी, और पाई का स्क्वायर तो रहेगा ही। तो देयरफॉर ई टोटल इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, क्या बना 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर और के स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। ये होता है टोटल एनर्जी, ठीक है, ये टोटल एनर्जी है, ठीक। और इक्वेशन नंबर 15 ये टोटल एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में टोटल एनर्जी। अब लेकिन इसमें तो बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं, तो जब इतने सारे कांस्टेंट्स हैं तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि बार बार हम इतने कांस्टेंट लिखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी बार बार, तो उसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3 पॉइंट स्क्वायर, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 31, जेड ये तो वेरिएबल है, के 9 इंटू 10⁻⁹ और ई 1.602 इंटू 10⁻⁻19 पावर 4 डिवाइडेड बाई एन, एन तो वेरिएबल है, ये तो चेंज हो सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है। एच कांस्टेंट है 6.626 10⁻⁻34 स्क्वायर। तो जब आप इन सारी टर्म्स को, इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको
कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, क्या कांस्टेंट वैल्यूज़ मिलेंगी, पहले हम लिख लेते हैं, अलग अलग यूनिट्स में लिख लेते हैं। ई टोटल इक्वल टू नेगेटिव 21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी जूल पर एटम। ठीक है, ये है जूल में, अगर हमें जूल में लिखना है। ठीक है, पहला ये हुआ जूल। दूसरा माइनस 21.8 इंटू 10⁻⁻12 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, 12 होता है। और ये यूनिट क्या है इसकी, आर्ग्स। ठीक है, पर एटम। ये दूसरा। ठीक है, तीसरा, थर्ड, जो ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, आर्ग्स में भी जूल में कम यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ इसका होता है। ई टोटल इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, और यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, मैंने आपको पहले लिखवाया हुआ है। ठीक है, कि क्या है वैल्यू है क्या नहीं है, और चाहे तो इसे जैसे जूल में लिखा हुआ है तो रिलेशन भी बना सकते हैं। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, आर्ग्स का और जूल का भी रिलेशन बना सकते हैं आप। ठीक है, कि 1 जूल कितने आर्ग के इक्वल होता है। ठीक, तो किसी से भी आप इसका रिलेशन बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, तो यह है टोटल एनर्जी कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। ठीक, इन nth ऑर्बिट, यानी कि फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, इसे इस तरह से लिख देते हैं, ई एन, एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट -13.6, क्योंकि यही ज़्यादा यूज़ होता है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इक्वेशन ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, और 13.6 की जगह ई नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है तो ई नॉट भी लिखा होता है, यानी कि कुछ बुक्स में ई एन इक्वल टू -E0 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इस फॉर्म में भी लिखा होगा। और यूनिट तो फिर कोई भी हो सकती है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो E0 13.6 है, अगर वो आर्क्स है तो E0 टू 21.8 इंटू 10⁻⁻12 है, और अगर वो जूल है तो यानी E0 21.8 इंटू 10⁻⁻19 है। तो इसलिए यूनिट मैंने नहीं लिखी है इसकी, यूनिट कुछ भी हो सकती है, आप उसमें उसके अकॉर्डिंग जो भी न्यूमेरिकल में है उसके अकॉर्डिंग उसे यूज़ कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, क्लियर। तो ये एनर्जी, अब मान लो हमारे पास में फर्स्ट ऑर्बिट की हमें सॉल्व करना है एनर्जी, तो ठीक है, आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू और जेड की वैल्यू 1, हाइड्रोजन की यानी फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन की वैल्यू 1 स्क्वायर, हो गया सॉल्व, 13.6 आ गया। ठीक है, तो 13.6 क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट इनफाइनाइट पर लेकर जाना होता है, ठीक, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये इसमें क्या डेफिनेशन भी लिख देते हैं, पढ़ोगे अगला चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन हम लिखेंगे। ठीक है, द मिनिमम एनर्जी नीडेड, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं द मिनिमम एनर्जी needed to ionize an atom. An atom is called its
आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है, एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए कितना हमें चाहिए, फॉर हाइड्रोजन हमें चाहिए 21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। फॉर एग्जांपल फॉर एच एटम आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 13 ये तो उसकी टर्म से बताना ना, 21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जूल में इतनी वैल्यू है। अगर आप हाइड्रोजन एटम को इतनी एनर्जी, जूल एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। पढ़ा होगा आपने, एटम क्या करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, या कोई भी स्पीसीज कैटायन बन जाता है उससे, ठीक है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम पोटेंशियल एक क्या होता है, एक पोटेंशियल वर्ड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, द मिनिमम द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हम इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज, मतलब एटम को दो तरह से आयोनाइज कर सकते हैं, या तो जूल एनर्जी प्रोवाइड कर दें, कैलोरी या जूल एनर्जी, या फिर हम क्या करें, वोल्टेज सप्लाई कर दें, वोल्टेज से भी आयोनाइज। पढ़ा कैथोड रे में क्या हो रहा है, कैथोड रे में यही तो हो रहा है, वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो वो आयोनाइजेशन ही तो है एक तरह से, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच an electron should be accelerated to acquire this much energy मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, जिससे कि वो उसे इतनी एनर्जी मिल जाए, इस स्पीड से वो एसेलरेट करेगा, ठीक है। इज़ नोन एज, उसे क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड एज या इज़ नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, IP कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर H एटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, क्लियर। बस मतलब वोल्ट ही लिखेंगे, बस वोल्टेज ही लिख दो, क्योंकि वोल्टेज में तो होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस 13.6 वोल्टेज, और यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी लिख सकते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात वही है ना, 21.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, या 21.8 इंटू 10⁻12 आर्ग्स, तो वो बात एक। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, और इसको एसेलरेट कराने के लिए हमें क्या चाहिए, 13.6 वोल्टेज। यानी कि आप एक हाइड्रोजन एटम को कंटेनर में लीजिए, डिस्चार्ज ट्यूब में लीजिए, और 13.6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, उसका हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन कर लेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को, और एसेलरेट हो जाएगा इस एनर्जी के इक्वल। इसका मतलब वो एटम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आयोनाइज अगर करना है हाइड्रोजन एटम का, ठीक, ग्राउंड स्टेट से, फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है, वो होता ही है, ग्राउंड स्टेट से ही सॉल्व करना होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, क्लियर। तो ये होता है वैल्यू। अगर हमें कभी कोई क्वेश्चन, अब देखिए इसमें अगर मान लो एनर्जी वोल्टेज इतना सप्लाई किया है 13.6 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही चला जाएगा, यानी उसका ट्रांजिशन नहीं होगा, वो आयनाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब ट्रांजिशन कराने के लिए, या ट्रांजिशन मतलब स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कराने के लिए, जो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा है ना, तो वो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कराने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया होगा, क्या 13.6 वोल्टेज एनर्जी सप्लाई की होगी, नहीं, उसने पोटेंशियल डिफरेंस 13.6 से कम रखा होगा। क्यों, क्योंकि अगर वो 13.6 का मल्टीपल, मतलब इस तरह का वोल्टेज रख देगा, तो एटम सारे क्या हो जाएंगे,
आयोनाइज हो जाएंगे, एटम्स गेट आयोनाइज। अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं हाइड्रोजन के पास, उसका इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, तो वो ट्रांजिशन किस में करेगा, यानी कि आपने ऐसा कर दिया है कि लिफ्ट को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी है कि वो लिफ्ट बिल्डिंग को ब्रेक करके ऊपर बाहर निकल गई है, किसी फ्लोर है ही नहीं, लिफ्ट ही नहीं है, तो फिर ट्रांजिशन किस बात का, मतलब आप मूव कैसे करेंगे। तो इतना कम एनर्जी देना है कि वो बाहर ना निकले, ठीक। तो यहाँ पर वो डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं कि जिससे कि, और इलेक्ट्रॉन सारे पैकेट्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब ओनली दोज पैकेट्स विच आर द डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑर्बिट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो वो केवल दो ऑर्बिट के बीच के जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उस पैकेट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन कि एक ही टाइम पर दो पैकेट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वो एक टाइम पर केवल एक पैकेट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी का पैकेट होता है, वो उस पैकेट को एब्जॉर्ब करेगा, और ऐसा नहीं होगा कि वो आधा पैकेट एब्जॉर्ब कर लेगा, 2.5 पैकेट एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं। तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ द पैकेट शुड मैच विद द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। मतलब फर्स्ट से सेकंड पर जाना है तो हम जो सप्लाई कर रहे हैं उसकी एनर्जी फर्स्ट से सेकंड तक जाने के लिए जो एनर्जी का पैकेट चाहिए वो पैकेट उसमें होना चाहिए, उस एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी वो मूव करेगा वहाँ पर, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन एटम सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो केवल वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है दोज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम, जो उसके लिए एक्साइटेशन हो सकते हैं, यानी कि जैसा आपको बताया था और लेवल्स बने होते हैं, तो वो किसी लेवल पर चला जाना चाहिए, 1 से 2 पर, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, 1 से 7, मतलब डिफरेंस कोई भी हो लेकिन वो उसके लेवल के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि 1-2 के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए जब हम इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, गुड डे।